हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। जैसा कि मैं आपका भाई विकी, हसन, उस्मान, इमरान, मुन्ना। वैसे आप तारीफ ना भी करवाएं ना, दो बंदे ये जो एक साइड पे दो बंदे हैं, अगर वो तारीफ ना भी करवाएं, क्योंकि आप किसी तारीफ के वो क्या कहते हैं, मोहताज नहीं है। मोहताज हाँ, नहीं तो है। हमें लोग जानते हैं ना ऑलरेडी। लोग आपको जानते हैं, जैसा आप साइलेंट क्विक, बिल्कुल आपके फेस को दुनिया जानती है। ये भी एक फन है ना भाई। उनको पता है कि तहजीब वाले बंदे भी बैठे हुए हैं। तहजीब, उनके पास हाँ। तहजीब है, हाँ। जो कि बदतमीज भी बैठे हैं, हमारे तहजीब पास वाले तो भी नहीं बैठे है। हैं। हम तो बदतमीज हो गए, लेकिन बदतमीज तहजीबदार लोग भी यहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल। हैं। अच्छा एक बात है, आप सुनना जो चाह रहे थे। तहजीबदार है ना, हाँ। उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है। हाँ, knowledge। पर हमारे जो तवीजदार है ना, वो ऐसे करके बैठते हैं। सर्दी ये है। तवीजदार की जिन्होंने खासियत है। जिन्होंने मारने चबले, उनका काम है चबले मारना। तो बस तुम्हें- मेन चीज ये है। यार चबल्स नहीं है, नीचे हमें हम वीडियोस तो पे आ रहे हैं वीडियो के बारे में कमेंट्स, बात करते हैं। वीडियो में आ रहे हैं कमेंट्स कि यार हर बंदा बात करे, हर बंदा अपना रिव्यू दे। जिसने भी वीडियो देखी है ना, हर बंदे को चाहिए ना अपना रिव्यू देना। इधर बंदे तमीज वाले नहीं बात करते, सीमा दो करनी है वगैरह दो चार करनी वो हो जाती है। भाई वो उनका काम है। चले जी, ये आज हमारा ठीक काम है। है। सब वीडियो क्या अच्छा, आज लेके का आए जो हैं? वीडियो लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का यार। वानी उस्मान भाई जरा टाइटल। अच्छा जी, डेबिट क्राइसिस। Debt crisis exposed. China, India, Pakistan, which economy will collapse first? यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बिल्कुल। करें जी स्टार्ट। Debt video है। दुनिया इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस कर रही है, जिसके चलते कई देशों का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और इसमें भारत भी शामिल है। और इसी चीज को लेके कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत का कर्ज पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान का कर्ज 340 बिलियन डॉलर है, वहीं भारत का कर्ज 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में आने वाली है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि चाइना का कर्ज 30 से 50 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है। जी हाँ, 50 ट्रिलियन डॉलर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देशों के कर्ज के बारे में बताऊंगा और उन्हें कंपेयर करूंगा, और साथ में जानेंगे कि क्या भारत का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बनता जा रहा है, चाइना के डेट की क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान कब इकोनॉमिकली कोलैप्स कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देशों पे कितना कर्ज है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, कर्ज बेसिकली डेट दो तरीके के होते हैं, इंटरनल डेट और एक होता है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक्सटर्नल डेट मतलब वो कर्ज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरे देशों से कर्ज लिया जाता है। इन दोनों को मिला के देश का टोटल डेट देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। भारत के ऊपर इस समय टोटल डेट इंटरनल एक्सटर्नल को मिला के 299 लाख करोड़ रुपए है। डॉलर टर्म्स में हुआ 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स। अब टोटल 2.8 ट्रिलियन में से एक्सटर्नल डेट बाहरी उधारी कितना है, तो वो मार्च 2026 तक 6.7 लाख करोड़ रुपीस है। डॉलर टर्म्स में 710 बिलियन डॉलर। डेट टू GDP रेशियो 19% है। GDP हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर है और डेट 710 बिलियन डॉलर है। अब यही अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें, क्योंकि उसी को लेकर प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो पाकिस्तान का टोटल डेट 95,464 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। डॉलर टर्म्स में ये हुआ 340 बिलियन डॉलर, जिसमें से एक्सटर्नल डेट 140 बिलियन डॉलर है। डेट टू GDP रेशियो 31%। पाकिस्तान की GDP 450 बिलियन डॉलर है और एक्सटर्नल डेट 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। इंडिया की GDP बड़ी होने के बावजूद डेट टू GDP रेशियो पाकिस्तान से कम है। इसके अलावा इंडिया का फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, वहीं पाकिस्तान का 15 से 20 बिलियन डॉलर के अराउंड ही घूमता रहता है। इसके अलावा इंडिया का ज़्यादातर कर्ज इंटरनल है, जो अपने इंटरनल इंस्टीट्यूशन, बैंक, बॉन्ड्स के जरिए से लिया गया है, और एक्सटर्नल डेट ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैनेजेबल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्रीज़ का डेट टू GDP रेशियो देखोगे तो वो इंडिया से कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। USA का एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो 90% है। US का एक्सटर्नल डेट 29 ट्रिलियन डॉलर्स है। वहीं फ्रांस का 254% है, जर्मनी का 145% है, UK का 278% है, जापान का 105% है। तो इन सब एडवांस इकोनॉमी से बेटर पोजीशन में है भारत इस समय, और भारत का हाल पाकिस्तान जैसा नहीं होने वाला है। वहीं पाकिस्तान का कर्ज 340 बिलियन डॉलर है।
2029 तक पाकिस्तान का कर्ज $400 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा और ये कर्ज तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के चलते पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और कर्ज लिया तो ये $500 बिलियन को आराम से क्रॉस करेगा। अब कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि भारत का कर्ज पाकिस्तान से ज्यादा है, भारत की हालत और ज्यादा खराब होगी। तो देखो, भारत ने कर्ज का पैसा डेवलपमेंट में लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है। वहीं पाकिस्तान ने जो पैसा कर्ज के रूप में लिया था वो पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पॉकेट में गया है। जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों की सब्सिडी को कम कर रही है, वहीं पाकिस्तान की आर्मी का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के देश कर्ज लेते हैं अपने देश की तरक्की के लिए, वहीं पाकिस्तान कर्ज लेता अपनी फौज के लिए। पाकिस्तान बर्बाद है, पर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल, आर्मी चीफ, रईस हैं, खूब पैसे वाले हैं, विदेशों में करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत और पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं चाइना की। आज के समय चाइना की इकॉनमी भारत से 5 गुना बढ़ी है। चाइना भारत से 5 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, 20 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करता है, और ये चीज़ आपको बार बार बताई जाती है। पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि चाइना का कर्ज भारत से 18 गुना ज़्यादा है। नो डाउट आज चाइना भारत से इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत आगे है। आज चाइना जहाँ खड़ा है, भारत को वहाँ पहुँचने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। पर एक रियलिटी ये भी है कि चाइना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में अपना कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। अब आप बोलोगे कि चाइना कहता है कि उसका डेट $12.5 ट्रिलियन है और डेट टू जीडीपी रेशियो 80% है। तो देखो, यही चाइना की खासियत है। चाइना को रियल डेटा छुपाने में महारत हासिल है। चाइना के ऊपर कई बार इल्जाम लग चुका है कि चाइना डेटा मैनिपुलेट करता है। वर्ल्ड बैंक हर साल ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट निकालता था। वर्ल्ड बैंक को चाइना पे कई सालों से शक था कि चाइना गलत डेटा देता है, तो वर्ल्ड बैंक ने 2021 में इसे हाईलाइट किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को निकालना बंद कर दिया। अब अगर ऐसी न्यूज़ इंडिया के अगेंस्ट निकलती तो हर जगह हाईलाइट होती, फॉरेन मीडिया इंडिया की धज्जियां उड़ा देता, पर चाइना के अगेंस्ट न्यूज़ आई थी तो ये न्यूज़ दब गई। इसके अलावा चाइना कभी भी रियल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कर्ज का डेटा नहीं देता है। मुझे कई बार लगता है कि चाइना की जीडीपी का डेटा भी गलत है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना की जीडीपी एक्चुअल में 20 से 40% कम है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह चाइना के रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हुआ है, उसी तरह आने वाले समय में चाइना का डेट बबल भी बर्स्ट होने वाला है। देखो, चाइना में गवर्नमेंट अलग तरीके से काम करती है। चाइना में कई सारे प्रोविंस है और वहाँ पे अलग अलग लोकल गवर्नमेंट है, और उन लोकल गवर्नमेंट में से जो अच्छा काम करता है उसे प्रमोशन दिया जाता है और वो डायरेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी में आ जाता है। अच्छा काम करने के लिए चाइना की लोकल गवर्नमेंट का मेन फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत अच्छा मॉडल है, लोकल गवर्नमेंट के बीच कंपटीशन होने से इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी। पर देखो, इसमें भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मान लो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने टारगेट सेट किया कि 2025 में चाइना की ग्रोथ रेट 5% होगी, तो लोकल गवर्नमेंट के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है और सभी लोकल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो 5 से ज़्यादा ग्रोथ रेट 5.5-6% हासिल करे, ताकि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की नज़र में आ जाए और उन्हें प्रमोशन मिले। तो कंपटीशन के चलते चाइना की लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा अपने प्रोविंस में खर्च करने लगती है। वो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करती है ताकि लोगों को कंस्ट्रक्शन जॉब मिल सके। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए कंपनीज को इंसेंटिव देती है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। पर चाइना में एक लॉ है कि लोकल गवर्नमेंट अपने प्रोविंस के रेवेन्यू का सिर्फ हाफ अमाउंट ही यूज़ कर सकती है। मान लो चाइना के हिनान प्रोविंस का रेवेन्यू $10 बिलियन है, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट सिर्फ $5 बिलियन रेवेन्यू यूज़ कर सकती है। पर एक्चुअल में चाइना की जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है वो अपनी प्रोविंस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू से भी कहीं ज़्यादा खर्च करने लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लोकल गवर्नमेंट को रेवेन्यू का सिर्फ हाफ अमाउंट मिल रहा है, उसके बाद भी लोकल गवर्नमेंट इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रही है, लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो देखो, चाइना की लोकल गवर्नमेंट एक शैडो कंपनी लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल का यूज़ करती है। चाइना की लोकल गवर्नमेंट LGFC का यूज़ करके बैंक के पास जाती है और बताती है कि हमारे पास एक लैंड है, यहाँ पे हम एयरपोर्ट, मॉल, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले हैं, और लैंड के बदले में लोन लेती है। बैंक्स को लगता है कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा, जब एरिया में कंस्ट्रक्शन होगी तो उससे प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी, तो वो लोकल गवर्नमेंट की शैडो कंपनी को लोन दे देती है। उसके बाद लोकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, डेवलपर इंफ्रा प्रोजेक्ट के आसपास लैंड को बाय करने लगते हैं, और फिर कई लोगों को कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट की जॉब मिलती है, और फिर उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है। और ये चीज़ चाइना की हर लोकल गवर्नमेंट करती है। स्टार्टिंग में ये स्ट्रेटेजी चाइना के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही थी। चाइना में प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ती जा रही थी, जिसे देख के चाइनीज़ लोग अपनी इनकम का 70 से 80% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे। पर पेंडेमिक के बाद ये चीज़ चाइना को ही बैकफायर कर गई। चाइना की लोकल गवर्नमेंट ने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया जिसकी चाइना को ज़रूरत ही नहीं थी। बस इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट को हासिल करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते गए। शॉर्ट टर्म में टारगेट अचीव हुआ, पर साथ में चाइना का कर्ज भी तेज़ी से बढ़ता गया, और चाइना का ये भांडा फूटा 2021 में। 2021 में जब चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे डिफॉल्ट हो गई थी, कई और रियल एस्टेट कंपनीज कोलैप्स कर गई। तो ये सब देखने के बाद बहुत सी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने चाइना के ऊपर स्टडी करना शुरू किया
और पता चला कि चाइना के खुद के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ चुका है जिसे चाइना ने पूरी दुनिया से छुपाया हुआ है। चाइना की डेट की बात करें तो चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर के हिसाब से चाइना का टोटल डेट $12.5 ट्रिलियन है जो उसकी जीडीपी का 80% है। पर बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मानना है कि चाइनीज गवर्नमेंट का दिया हुआ डेटा गलत है। एक्चुअल में चाइना का डेट बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के हिसाब से चाइना का टोटल डेट के अलावा चाइना के ऊपर $5.8 ट्रिलियन का एडिशनल डेट है। गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने $8.2 ट्रिलियन का कर्ज को छुपाया है। Investment bank Goldman Sachs has uncovered another ticking time bomb in the Chinese economy. It is not a private company, it is the Chinese government itself. It's the biggest problem. Local governments in China owe more than $8 trillion. You heard that right. I will repeat that figure. $8 trillion. इसके अलावा IMF और वॉल स्ट्रीट बैंक का मानना है कि चाइना का डेट $11 ट्रिलियन है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना का डेट है कितना। तो देखो चाइना में कर्ज मेनली 3 लोग लेते हैं। पहला कॉर्पोरेट, दूसरा लोकल गवर्नमेंट, तीसरा हाउस होल्ड। और इन तीनों के कर्ज को मिलाया जाए तो चाइना का टोटल डेट $50 ट्रिलियन है। इसमें से हाउस होल्ड का शेयर 63.5% है, कॉर्पोरेट का 168.4% और गवर्नमेंट का शेयर 55.9% है। तो चाइना का कॉर्पोरेट का पैसा डूब गया है, हाउस होल्ड वाले पैसे नहीं चुका रहे और चाइनीज गवर्नमेंट ने जो दूसरे देशों को कर्ज दिया था वो भी वापस नहीं आ रहा है। अब इसके चलते चाइना में डेट बबल बनता जा रहा है और इसका इम्पैक्ट चाइना की ग्रोथ पे भी देखना शुरू हो गया है। चाइना पहले की तरह एग्रेसिवली इंफ्रा प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। चाइना के बढ़ते कर्ज से हम एक लेसन ये भी सीख सकते हैं कि जिस तरह इस समय चाइना के जो प्रोविंस हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसी तरह भारत के कई स्टेट है जहाँ पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो भारत को इसे कंट्रोल में रखना होगा। भारत की राज्य सरकारों को कर्ज लेने से ज्यादा कमाई पे ध्यान देना होगा, वरना फ्यूचर में हमारा हाल भी चाइना जैसा हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन पर आए तो चाइना का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसीलिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कर्ज के डेटा को छुपा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है, बस वो US और IMF के चलते जिंदा है। वहीं भारत के लिए इस समय पॉजिटिव की बात यह है कि इतनी क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद भारत का कर्ज उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो 19% है जो अभी मैनेजेबल है। इसके अलावा इंडिया का ज़्यादातर कर्ज लॉन्ग टर्म है और साथ में इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व भी है और ग्रोथ रेट भी 6 से 7% के बीच है। तो अभी भारत को कर्ज की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे अच्छा जी। कुछ बातें तो उन्होंने मतलब काफी सच बोली थी, जैसे वो पाकिस्तान का बता रहे थे कि पाकिस्तान जो कर्ज ले रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो पाकिस्तान आर्मी की जेबों में जा रहा है। भाई आर्मी वो वाकई में कह रही थी बजट सच में अब और नहीं साल बोलना बढ़ता था। है ना, इस वजह से मुल्क में नहीं लग रहा ना इंडिया का। अच्छा देखा जाए जितने भी मुल्क हैं लगा रहे हैं, मतलब बाकी जो 2 मुल्क हैं उन्होंने जितना भी मतलब कर्जा लिया है वो अपने मुल्क को उन्होंने डेवलप किया है, तो उस चीज़ पे लगाया है। लेकिन हमारा मुल्क वाहिद है जिसने तो वही तो बात कर रहे हैं। हम अगर डेप्थ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी ग्रोथ पे लगा रहा है, हर डेवलपमेंट पे लगा रहा है, इतनी ज्यादा कंपनीज, हर चीज, प्रोजेक्ट्स इतने हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, सियासतदान जाने और जिंदा जाने। मतलब कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं पाकिस्तान में। कोई आपको नजर आ रहा है कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो, कोई चीज हो, कुछ भी नहीं। अच्छा इंडिया को देखें आप, हम डेली बेस पे वीडियो देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं कोई ना कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर स्टार्ट हो रहा है, कोई कंप्लीट हो रहा है, कोई आगे चल रहा है। मतलब डेली बेस के ऊपर मतलब बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं लगी, कह रहे हैं वीडियो में बता रहे हैं चाइना का हाल बड़ा बुरा है। वो कह रहे हैं कि अगर मतलब जिस तरह वो कर्जा ले रहे हैं, अगर इसी तरह वो कर्जा लेते रहेंगे तो उनकी जो इकोनॉमी है ना वो गिर जाएगी। वो कह रहे हैं उन्होंने जिन कंट्रीज को उन्होंने कर्जा दिया वो भी वापस नहीं चुका रहे ना, उन्होंने कहीं और से आगे लिया हुआ है। भी बहुत है। हां लिया काफी, 50 ट्रिलियन लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट जो एक्सपोज नहीं करती इस बात को। और इंडिया को इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बन रहे हैं, जैसे उनको वो वहां लगा से रहे हैं बेनिफिट उस होगा हिसाब तो से। नहीं इंडिया तो लोन हर देश ही लेता है, लोन लेके एक अपनी पॉकेटों में डालना वो लहदा बात है, जो अपने देश के ऊपर लग रहा है उसकी लहदा बात। अच्छा जो आपके देश के ऊपर लगता है उसके ऊपर लोग आपको लोन और देते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट आती है उसके ऊपर आपके देश में। जब भी आप IMF या वर्ल्ड बैंक या किसी भी अदर कंट्रीज के पास जाते हो ना लोन सप्लाई करने के लिए, आपके पास बेसिक रीजन क्या होता है कि वी वांट टू ग्रो माय कंट्री। रीजन यही है कि यार मैंने अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है, सो मुझे पैसा चाहिए। बट दूसरी कंट्रियों में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें कि वो डेवलप हो रहे हैं,
यार बट ये कर्जा पाकिस्तान पे अदर अमेरिका जैसा देश भी कर्जे में है यार, एवरी वो भी कर्जा कंट्री लेते लेता है हैं। यार, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक है, हर मुल्क ले IMF, रहा है। इनका काम ही यही है कि कंट्रियों को पैसा देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो लेकिन कर्जा देते हैं ये परसेंटेज पे देते हैं? IMF सबसे जो डेथ लोन है ना वो IMF का है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि वो लोन तो दे देते हैं, स्पेशली पाकिस्तान का, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर वो पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं, आई थिंक 5 ईयर पीछे चल जाए, लोन लेने गए हैं तो ऑलरेडी हमारा लोन बहुत है, वो बेस और बढ़ा नहीं रहे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इशू चला। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी सऊदीया गए हैं, कभी कहाँ गए हैं, कभी कहाँ गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर IMF अगर तरस खा के हमें लोन दे रहा है ना, तो वो उसकी परसेंटेज बढ़ा रहा है। उसके बाद वो बहुत सारी शराइत रख रहा है, हाँ बिल्कुल, कि इलेक्ट्रिसिटी लाइक दैट, आपकी GPD लाइक दैट, कि आपके टैक्सेस ऐसे लगेंगे, जो पब्लिक अवाम है, जो आई मीन के जो मिडिल है, जो गरीब है ना, सीधी उनकी बात है। सब्सिडी खत्म कर दी जाती है। वो सीधी ये बात वहीं है से हो जाती है, कि वो आपको लोन दे के आपका मुल्क चलाती है। बिल्कुल वही चला रहे हैं जैसे ना। कहना है आपका दिल समझ ले, जैसे कंट्रोल वही करते हैं। कंट्रोल वही करेंगे ना, जो हमारे हुक्मरान है, जिनको हमने अपने सर के ऊपर बिठाया है ना, वो हमारे लिए सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक वो- है वो भी इसराइल का है, जो अमेरिका में है। ऐसे देखिए ही- ईरान से हम तेल नहीं ले ऐसे ही- सकते, ऐसे ही- हालांकि इतना सस्ता तेल हम नहीं ले सकते। उसकी क्योंकि रीजन हम ये है ना, उनकी मुआवजे साइड पे ले हैं, सकते हैं, मुआवजे। अच्छा, अब ये देख जो ले, बंदे हमने मुआवजे किए, हमने ये जंगबंदी तो फंसे हुए खत्म हैं। हो गई है, लेकिन हमारा फ्यूल अभी तक नीचे नहीं आया। हम फ्यूल कितने में ले रहे हैं? 380 में ले रहे हैं। हाँ ईरान में पेट्रोल की प्राइस पता क्या है? पाकिस्तानी 6 रुपए प्राइस है। 6 रुपए। यार अगर आप उसको हम ट्रांसफर, अगर ईरान से बाय करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लो, चलो कुछ खर्चा आ जाए 50 60, यार, चलो 100 100 तक हम 100 अगर तक उसको भी बाय मिले, कोई करते मसला हैं नहीं। तो गवर्नमेंट भी सेफ रहेगी ना, गवर्नमेंट भी सेफ रहेगी, और पब्लिक को सबसे बड़ी बात कि हमें रिलीफ मिलेगा इस चीज से, ठीक है। लेकिन हम उस चीज वो कर नहीं सकते, लेकिन आप कर नहीं सकते ना, आपने हम कर्जा मुआवजों इतना के ले लिया नीचे हुआ। झुके हुए हैं। बिल्कुल। एक हम कर्जा लेते हैं, दूसरा हम अपनी पब्लिक को मारने के लिए उनके साथ मुआवजे कराते हैं। वो मुआवजे वही है जो आज हमारी गले की हड्डी बने वही हुए ना, हैं। 400 रुपए लीटर पेट्रोल, कल 550 LPG रुपए गैस दिलवाने गया हूँ, 550 रुपए किलो डली है, 550 रुपए किलो। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, इतनी महंगी वैसे महंगी कभी नहीं कभी हुई नहीं थी। हुई। हिस्ट्री में नहीं कभी ऐसा हुआ है जैसा टाइम अभी पाकिस्तान पे चल रहा है ना, कभी ऐसा फेस किया ही नहीं है यार, जितना मुश्किल टाइम अभी है, और ये रियलिटी है। ले जी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। आप क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।